हाय हेलो एवरीवन। सो हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में ज़्यादातर कंपनीज को हमने कवर कर लिया है। इंडिया शेल्टर पे आज हम डिस्कशन करेंगे। इस कंपनी का Q2 का रिजल्ट एंड कॉन कॉल का पूरा पार्ट वो हम आज कवर करेंगे। सबसे पहले Q2 का रिजल्ट देखते हैं कि कंपनी के नंबर कैसे आए हैं Q2 में। तो अगर आप इनका लोन बुक का नंबर देखोगे तो 7,000 करोड़ का लोन बुक कंपनी ने क्रॉस किया सेकंड क्वार्टर के अंदर। एंड ग्रोथ कितनी आई है? 36% की ग्रोथ आई है YOY बेसिस पे। एंड अगर आप क्वार्टरली ग्रोथ भी देखोगे तो 8% की है। अब ये जो फर्स्ट हाफ रहता है किसी भी फाइनेंशियल ईयर का, लेंडिंग कंपनीज के लिए फर्स्ट हाफ वीक रहता है। इनका सबसे बेस्ट बिजनेस आता है सेकंड हाफ के अंदर, थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर के अंदर। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो 8% की क्वार्टरली ग्रोथ भी काफी अच्छी है कंपनी की। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 36-37% के रेट से इनका वाई ग्रोथ आ रहा है लोन बुक का, वो सस्टेन करने का चांस बनता है आने वाले टाइम में भी। देन डिसबर्समेंट का नंबर भी आप देखोगे तो आई थिंक बहुत कम आपको कंपनीज मिलेगी लैंडिंग स्पेस के अंदर करंटली जिनका डिसबर्समेंट इस स्पेस से ग्रो कर रहा है। ज्यादातर कंपनीज का तो हमने नेगेटिव ग्रोथ देखा है डिसबर्समेंट में। कंपनीज फ्रेश लोन देने से अभी डर रही है, क्यों? बिकॉज एनपीए का खतरा लग रहा है मार्केट में। उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो इनका डिसबर्समेंट का ग्रोथ भी काफी सॉलिड आया है। एंड प्रॉफिट ग्रोथ तो ऑफकोर्स इंडिया शेल्टर को कंसिस्टेंटली ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, क्यों? क्योंकि ऑपरेशन एक्सपेंसेस इनके कम होते जा रहे हैं। तो 50% का पैट ग्रोथ आया है कंपनी का। आरओए का नंबर भी बहुत अच्छा है, 5.6% का। आरओई आप देखोगे तो 15% के ऑलमोस्ट आसपास अब कंपनी का आरओई धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है। ये नंबर अराउंड 13% था, तो आरओई में भी कंसिस्टेंटली इंप्रूवमेंट आ रही है। ग्रॉस एनपीए की अगर हम बात करें तो एक छोटा सा कंसर्न लगता है इनके एनपीए को लेकर के, एसेट क्वालिटी को लेकर के, बिकॉज लास्ट क्वार्टर में इनका ग्रॉस एनपीए 1.1% था और वहां से 10 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज देखने को मिला है। अब ऑफ कोर्स इसका क्या रीजन है, क्या कोई सीरियस कंसर्न है, ये हमको कॉन कॉल में अभी पता चलेगा। देन मॉडल वाइज अगर हम देखें तो इंडिया शेल्टर का हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये ज्यादातर सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स को लोन देते हैं। प्रोडक्ट वाइज अगर आप देखोगे तो इनके दो प्रोडक्ट है, एक होम लोन का, दूसरा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। होम लोन 59-60% है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी 40-41% है। एंड क्योंकि ये कंपनी टीयर 2 टीयर 3 मार्केट में 90% लोन जो है इनका टीयर 2 टीयर 3 मार्केट में है। तो ये एक बड़ा रीजन हो सकता है कि इनका जो आप ईल्ड देखोगे वो काफी ज्यादा अच्छा है इंडस्ट्री में बाकी प्लेयर्स के कंपैरिजन में। ऑलमोस्ट 15% के आसपास का ईल्ड रहता है इंडिया शेल्टर का, जबकि अभी हमने आवास को कवर किया था कुछ टाइम पहले, उसका ईल्ड कितना हो चुका है? 13% के आसपास उसका ईल्ड आ चुका है। देन इनकी मैनेजमेंट देखोगे आप तो अगेन काफी स्ट्रांग मैनेजमेंट है। एंड ये एक और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रीजन है कि जब पहली बार मैंने इस कंपनी को स्टडी किया था तो एक थोड़ा सा इंटरेस्ट बना था इस बिजनेस के अंदर, बिकॉज इनके अगर आप ये चेयरमैन देखोगे, ये सुधीन चौकसी जी, सो ये ग्रू फाइनेंस जो कि एचडीएफसी लिमिटेड की सब्सिडरी थी, उसको इन्होंने हेड किया है काफी लंबे टाइम तक। काफी अच्छा स्ट्रांग बिजनेस था उसका, बंधन बैंक में वो मर्ज हुआ बाद में। एंड बाकी का भी आप पूरा मैनेजमेंट टीम देखोगे तो सबको 20-20-25 साल का एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का। एंड ये ज्यादातर जो ये इनके इनके मैनेजमेंट टीम है, ये चोलामंडलम से आए हैं। तो वी ऑल नो कि इंडिया में बजाज फाइनेंस के बाद दूसरी सबसे बेस्ट एनबीएफसी कौन सी है? चोलामंडलम फाइनेंस, जिसने पिछले 10-15 साल में एक बहुत 30-40% का ग्रोथ कैगर डिलीवर करा है। क्वालिटी मैनेजमेंट है उनकी भी, तो वहां से ये मैनेजमेंट आई है। तो इसलिए एक एक देख करके क्रेडिबिलिटी बनती है, एक ट्रस्ट बनता है बिजनेस के ऊपर। देन इनका लोन बुक का ग्रोथ वगैरह हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। एनपीए का अगर आप ट्रेंड देखोगे, एसेट क्वालिटी का ट्रेंड देखोगे, तो एक्चुअली फोर्थ क्वार्टर में इनका एनपीए काफी अच्छा था, 1% के आसपास का ग्रॉस एनपीए था। लास्ट क्वार्टर में ये बढ़ करके 1.1% पे आया और इस क्वार्टर में फिर से बढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि पिछले 2 क्वार्टर से इस कंपनी का ग्रॉस एनपीए लगातार 10 बेसिस पॉइंट से क्वार्टरली में इंक्रीज आ रहा है। और वो क्यों इंक्रीज आ रहा है? क्योंकि डीपीडी देखो, डीपीडी का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ कस्टमर जो 2 ईएमआई मिस कर रहे हैं। तो अगेन आप देखोगे पिछले 2 क्वार्टर से इनका जो डीपीडी है, 30+ डीपीडी, ये 2.5% से बढ़ के सीधे 3.5% हो गया और इस क्वार्टर में और बढ़ गया, 3.6% पे आ गया। तो अगर कस्टमर्स आपके ईएमआई मिस करेंगे तो आगे चल के वो एनपीए में आके आपका इंक्लूड हो जाएगा। एंड ये क्यों हो रहा है? बिकॉज आपका कलेक्शन एफिशिएंसी इंपैक्ट हुआ है। इस कंपनी का कलेक्शन एफिशिएंसी आप देखोगे मार्च के क्वार्टर में तो 101% पे था, जो कि पिछले क्वार्टर में कम होकर के 98% आया। बट इसमें एक छोटा सा पॉजिटिव आप ये देख सकते हो कि इस क्वार्टर में 99%, यानी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट वाला ट्रेंड हमको देखने को मिला है। अब ऑफ कोर्स ज्यादा क्लैरिटी जो है वो हमको कंपनी के कॉन कॉल से मिलेगा। ये ईल्ड वाला पार्ट है इस बिजनेस में। सबसे अच्छी चीज ये लगती है कि इनका ईल्ड आप देखो तो वाई बेसिस पे 20 बेसिस पॉइंट इंप्रूव हुआ है, लेकिन कॉस्ट ऑफ फंड नहीं बढ़ा है। मार्केट से ये सेम रेट पे पैसा उठा रहे हैं अभी भी, यानी मार्केट में क्रेडिबिलिटी ट्रस्ट ज्यादा स्ट्रांग है और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी है कि रेट को हायर लेवल पे इन्होंने मेंटेन किया हुआ है मार्केट के अंदर।
इसीलिए कंपनी के स्प्रेड भी काफी अच्छे हैं। देन ज्योग्राफिकली अगर आप देखोगे तो इंडिया शेल्टर यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है कुछ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के कंपैरिजन में। सो इनका अगर आप देखोगे तो 15 स्टेट्स और यूटीज के अंदर प्रेजेंस है एंड डाइवर्सिफाइड लेंडर है। अब कंपनी का टारगेट क्या है कि इन्हीं स्टेट्स के अंदर हमको और डीपर लेवल पे पेनिट्रेट करना है और मार्केट शेयर गेन करना है एंड अपने यील्ड को और ज्यादा इसी लेवल पे मेंटेन करना है। ये हमने पार्ट अभी डिस्कस किया। 73% जो ये लोन देते हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स को देते हैं। अगर आप कस्टमर कैटेगरी की बात करोगे, सिर्फ 27% जो इनके कस्टमर हैं वो सैलरीड कैटेगरी से आते हैं। सो सेल्फ एम्प्लॉयड में भी कंपनी किसको लोन देती है? जिनका छोटा छोटा बिजनेस होता है, मतलब जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आते हैं मेनली। जैसे किसी का कोई फूड स्ट्रीट वेंडर है, कोई वेजिटेबल, कोई फ्रूट वेंडर है, जैसे 5 स्टार जिन काइंड ऑफ कैटेगरी को कस्टमर्स को लोन देता है, उसी कैटेगरी के इनके कस्टमर्स हैं। अब इसमें सेफ्टी साइड क्या होता है कि ये इस तरीके के कस्टमर का जो बिजनेस है वो इकोनॉमी पे इतना ज्यादा डिपेंड नहीं है। मतलब इकोनॉमी अच्छा करे बुरा करे, इनके धंधे को इतना ज्यादा उससे इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि ये एसेंशियल सर्विसेज है। फ्रूट हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, या फूड स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, इनका इनका बिजनेस इतना ज्यादा डिपेंड नहीं करता इकोनॉमी के ऊपर। सो इसीलिए इनके इनके इनकम पे भी इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता, तो डिफॉल्ट रेट का चांस थोड़ा सा कम बनता है। तो ये कैटेगरी का कस्टमर है। टीयर वाइज अगर आप देखोगे तो 53% जो कस्टमर्स हैं इनके वो टीयर 3 से आते हैं एंड प्रोबेबली यही रीजन है कि कंपनी का यील्ड इतने अच्छे लेवल पे है। एवरेज टिकट साइज इनका 10 लाख के आसपास ही रहता है। देन लास्टली अगर हम फाइनेंशियल्स देखें, सो कंपनी का अगर आप इस क्वार्टर का नेट इंटरेस्ट इनकम देखोगे तो 43% से ग्रो हुआ है ऑन अ वाई बेसिस। लोन बुक का ग्रोथ है 36%, नेट इंटरेस्ट इनकम आया 43%। क्यों? जो अभी हमने स्लाइड देखा था इनका कॉस्ट ऑफ फंड वाला, वो बिल्कुल स्टेबल है। मतलब कॉस्ट ऑफ फंड आपका बढ़ा ही नहीं है, लेकिन आपने यील्ड बढ़ा दिया है 20 बेसिस पॉइंट से, तो उसका एडवांटेज आपको नेट इंटरेस्ट इनकम में मिला है 43% का ग्रोथ। और क्योंकि इनके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस सिर्फ 31% से ग्रो हुए हैं, तो क्या हुआ, आपका ऑपरेटिंग लिवरेज मिला। कंपनी का प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट 51% पे ग्रो किया। क्रेडिट कॉस्ट ऑल दो इनका 47% से जरूर इंक्रीज हुआ है, क्योंकि प्रोविजनिंग वगैरह बढ़ानी पड़ी है, लेकिन स्टिल कंपनी का जो पैट है वो 50% से ग्रो हुआ है ऑन अ वाई बेसिस। तो रिजल्ट अगर हम ओवरऑल देखें, यील्ड के पैरामीटर पे, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग के पैरामीटर पे, ग्रोथ के पैरामीटर पे, आरओई इंप्रूवमेंट, इन सारे पैरामीटर पे कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। एक जो कंसर्न है वो इनके एसेट क्वालिटी को लेकर कर है, जो थोड़ा सा हम डिटोरिएशन देख रहे हैं कंपनी के पास्ट 2 क्वार्टर से। सो उस पर ऑफकोर्स अभी हमको क्लैरिटी मिलेगा कंपनी के कॉन कॉल के अंदर। तो कॉन कॉल में देखें तो मैनेजमेंट का कहना है कि जो डिमांड है सेक्टर के अंदर वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है एंड गवर्नमेंट का कंसिस्टेंटली सपोर्ट मिल रहा है। जो पीएम आवास योजना अभी उन्होंने फिर से जो लॉन्च करी है, उसने और एड ऑन एडवांटेज दिया है एंड ये ग्रोथ मोमेंटम हम पूरा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले काफी सालों तक सस्टेन करेगा। देन कंपनी का कहना है कि जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में या जो अनसिक्योर्ड लोन को लेकर के जो स्ट्रेस चल रहा है सेक्टर में, वो जरूर हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं हमने, लेकिन अपने बिजनेस में ऐसा कुछ अभी तक स्ट्रेस फील नहीं किया है। हमारा बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है। पोर्टफोलियो लेवल पे कंपनी कह रही है कि हम सारे कस्टमर्स को अच्छे से ट्रैक कर रहे हैं, उनका उनका क्रेडिट ब्यूरो डेटा अच्छे से हम ट्रैक कर रहे हैं कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। देन डीपीडी वाइज अगेन जैसा हमने इनके स्लाइड में देखा था कि पिछले क्वार्टर में 30+ डीपीडी 3.5% था, इस क्वार्टर में बढ़ करके 3.6% पे आ गया है। तो कंपनी कह रही है कि एक्चुअली ये इनका एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी है एमपी, मध्य प्रदेश, वहां पे ये थोड़ा सा इनको कंसर्न देखने को मिला है वहां पे। और ये इशू जो है ये एक्सटर्नल इशू नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे यूपी बिहार या पंजाब में हम बात करते हैं कि ओवर लेवरेजिंग हो गई या आपका वो जो कर्ज मुक्ति आंदोलन है, इस तरीके का कोई केस नहीं है वहां पे। वहां पे इनका इंटरनल इशू है, मैन पावर इशू है। सो उसकी वजह से इनका जो कलेक्शन वाला पार्ट है वो थोड़ा सा वीक हुआ है पिछले कुछ क्वार्टर्स में एंड इनका डेलिक्वेंसी रेट थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। लेकिन कंपनी बोल रही है कि हमने उस पर एक्शन लिया है एंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 3 से 6 महीने के अंदर वहां पे इंप्रूवमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। देन जिस तरीके का अभी सिनेरियो चल रहा है, सो पहले तो एक्सपेक्टेड था कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम करेगा इस फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में। देन हुआ कि मे बी इलेक्शन के बाद वो इस कॉल को ले, लेकिन अब जो लग रहा है करंट सिनेरियो को देखते हुए कि इस ईयर में तो ऑफकोर्स नहीं होगा आपका इंटरेस्ट रेट कम, एंड एटलीस्ट अगला 1 से 2 क्वार्टर और लगेगा इंटरेस्ट रेट को कम होने में। सो उसके बाद ही हम कुछ इंप्रूवमेंट वगैरह देख सकते हैं कॉस्ट ऑफ फंड में। देन ग्रोथ वाइज अगर हम बात करें तो ऑफकोर्स ग्रोथ काफी अच्छी आई है, 36% की लोन बुक की ग्रोथ है। 100% जो बुक है इनका वो सिक्योर्ड बुक है एंड कंपनी कह रही है कि लोन टू वैल्यू रेशियो इनका बहुत कंजर्वेटिव है, 52% का लोन टू वैल्यू रेशियो है।
इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी वॉल्यूम ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रही है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप इस तरीके के मॉडल्स को देखते हो, क्योंकि ये प्राइम होम लोन नहीं देते हैं, ये कोई बहुत बड़ा बैंक नहीं है, एनबीएफसी नहीं है जो 50 लाख 60 लाख के टिकट साइज का लोन देते हैं। 10 लाख का एवरेज टिकट साइज रहता है, अफोर्डेबल होम लोन ये देते हैं। तो अगर इनका लोन टू वैल्यू रेशियो सपोज 70-80% पे जाएगा तो ये बहुत रिस्की हो जाएगा ऐसे सेगमेंट, ऐसे बिजनेसेस के लिए। सो इसीलिए कंपनी ने कंजर्वेटिव रखा है, वॉल्यूम ग्रोथ पे ज्यादा फोकस रखा है। देन इन्होंने 24 नए ब्रांचेस ऐड करे हैं इस क्वार्टर के अंदर, जिसमें से 6 ब्रांचेस महाराष्ट्र में हैं, 4 छत्तीसगढ़ में, 4 राजस्थान में, एंड 4 इन्होंने साउथ के स्टेट्स में ओपन करे हैं। कंपनी का टारगेट वही है कि 40 से 42 इनको नए ब्रांचेस ओपन करने हैं इस साल के अंदर, और आने वाले कुछ सालों तक भी इनका टारगेट ये सेम ही है। देन इसके बाद में कंपनी का कहना है कि ओपेक्स का जो ग्रोथ है वो हमारे एयूएम के ग्रोथ से कम रहा है, इसीलिए कॉस्ट एफिशिएंसी हमारी आई है, कॉस्ट कम हुआ है, और इनका जो ओपेक्स टू एयूएम आप देखोगे वो 4.4% पे आ गया है। पिछले साल ये नंबर 4.6% के आसपास था। तो 20 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट आया है कंपनी के ओपेक्स टू एयूएम में, बिकॉज खर्चा कम हुआ है लेकिन ग्रोथ ज्यादा आई है बिजनेस के अंदर। देन गाइडेंस वगैरह इन्होंने मेंटेन रखा है। कंपनी कह रही है स्प्रेड जो हमारा 6% है वही टारगेट है हमारा कि आगे भी हम 6% का स्प्रेड मेंटेन रखेंगे, प्लस जो लोन बुक का ग्रोथ का गाइडेंस है 35% का, वो भी कंपनी ने मेंटेन रखा हुआ है। क्रेडिट कॉस्ट इस क्वार्टर में कंपनी का 50 बेसिस पॉइंट आया है, इनका गाइडेंस है 40 से 50 बेसिस पॉइंट के रेंज में, और एनुअल गाइडेंस अभी इन्होंने वही मेंटेन रखा है 40 बेसिस पॉइंट के आसपास का। देन अब उस पर्टिकुलर एमपी में क्या केस हुआ है, सो कंपनी कह रही है कि लास्ट ईयर वहां पे एट्रिशन हुआ था, हमारे कुछ सीनियर एम्प्लॉयज थे जिन्होंने स्विच किया, दूसरी कंपनी ज्वाइन किया, और अभी तक हम वहां पे सही टैलेंट को सीनियर लेवल पे फिल नहीं कर पाए हैं। सो उसकी वजह से जो क्योंकि जो सीनियर मैनेजर्स हैं, जो एक्सपीरियंस मैनेजर्स हैं, वही हमारा कलेक्शन वाला पार्ट देखते हैं हर एक स्टेट के अंदर। तो अब उनको उनको रिप्लेस हम कर नहीं पाए हैं, अभी उनकी हायरिंग अभी कर नहीं पाए हैं, सही टैलेंट को नहीं ढूंढ पाए हैं, तो उसकी वजह से हमारा कलेक्शन पार्ट जो वाला पार्ट है वो वहां पे वीक हुआ है, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है। अब इन्होंने क्या किया है, इंटरनली इनके जो कुछ सीनियर मैनेजर्स हैं अलग अलग ज्योग्राफीज में, उनको इन्होंने उस एरिया में डिप्लॉय किया है, एंड कंपनी कह रही है कि ये जो हमने कोर्स करेक्शन किया है इसका रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले 3 से 6 महीने में आ जाएगा, एंड ये ओवरऑल प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो जाएगी। तो ये जो हम डीपीडी देख रहे हैं 3.5 से 6, 2.5% से 3.5% और फिर 3.6%, यहां तक जो ये गया है ये मेजरली इसी इसी इशू की वजह से गया है। कंपनी कह रही है कि इस क्वार्टर में भी जो आप स्लीपेज देखोगे, जो 14 करोड़ का इनका टोटल फ्रेश एनपीए आया है, उसमें से 60 से 70% जो एनपीए है वो ये इनका वहीं से आया, फ्रेश स्लीपेजेस इनका एमपी वाले पार्ट से ही आया। अगर उसको एक्सक्लूड कर दिया जाए तो ओवरऑल जो स्लीपेजेस है वो काफी स्टेबल है, इसीलिए कंपनी कह रही है कि हम कॉन्फिडेंट है कि ये वापस से पुराने लेवल पे आ जाएगा फोर्थ क्वार्टर तक। थर्ड क्वार्टर में डीपीटी को हम स्टेबलाइज करेंगे 3.5-3.6% पे, देन फोर्थ क्वार्टर में हमारा एक्सपेक्टेशन है कि इसमें इंप्रूवमेंट आएगा और ये पुराने वाले लेवल पे आ जाएगा। देन रेटिंग अपग्रेड इनका हुआ था अभी कुछ टाइम पहले, लास्ट कॉन कॉल में ही हमने डिस्कस किया था। तो मैनेजमेंट ने क्या बोला था कि कॉस्ट ऑफ फंड हमारा कम होगा, तो 20 से 25-30 बेसिस पॉइंट का इन्होंने गाइडेंस दिया था, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है, रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा इनके नंबर्स में। तो कंपनी का कहना है कि एक्चुअली पिछले 12 महीने के अंदर, एक साल के अंदर बैंक्स ने अपने रेट्स को बढ़ाया है, 40 बेसिस पॉइंट्स के आसपास उन्होंने अपने रेट्स को बढ़ाया है। तो इससे जो हम बेनिफिट एक्सपेक्ट कर रहे थे हमारे कॉस्ट ऑफ फंड में, वो ऑफसेट हो गया है। लेकिन क्योंकि रेट कट होने का चांस है, मे बी अगले 6 से 8 महीने में वो चीज हो सकती है, तो और क्योंकि हमारा रेटिंग अपग्रेड इकरा से भी हुआ है अभी, तो तीनों जो रेटिंग एजेंसी है तीनों ने रेटिंग अपग्रेड किया है इंडिया शेल्टर का, इसीलिए मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि इस ईयर के एंड तक, FY25 के एंड तक, एटलीस्ट 10 to 15 बेसिस पॉइंट का ये इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने कॉस्ट ऑफ फंड के अंदर। सो ये एक पॉजिटिव चीज है। देन अगर इनका कॉस्ट टू इनकम कम होता भी है तो कंपनी कह रही है कि स्प्रेड का तो हमारा गाइडेंस यही है कि हम 6% का स्प्रेड मेंटेन रखना चाहते हैं। तो अगर कॉस्ट ऑफ फंड हमारा इंप्रूव होता है, जिससे नेचुरली हमारा स्प्रेड इंप्रूव होगा। क्यों? क्योंकि इनका आप अगर टोटल बुक देखोगे तो जो बड़ा पार्ट है इनकी बुक का वो फिक्स है, फिक्स रेट पे इनका बुक ज्यादा बड़े पार्ट का है। तो अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो नेचुरली इनका जो वो कॉस्ट ऑफ फंड है वो कम जाएगा और स्प्रेड इंप्रूव होगा, लेकिन उससे डायरेक्टली बेनिफिट नहीं होगा इनको। क्यों? क्योंकि ये आगे पास ऑन कर देंगे। मैनेजमेंट का कहना है कि हमारा टारगेट 6% के स्प्रेड को मेंटेन रखने का है, तो जो भी एडिशनल बेनिफिट हमारे पास आएगा उसको हम हमारे कस्टमर्स को पास ऑन करेंगे। इससे हमको क्या समझ आया कि इंटरेस्ट रेट चाहे कम हो यहां से या बढ़े,
इंडिया शेल्टर के लिए कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला उससे, उनके मार्जिन के ऊपर, उनके स्प्रेड के ऊपर, बिकॉज कंपनी उसको पास ऑन करेगी अपने कस्टमर्स को। सो एक और चीज हमको क्या समझनी है इसे, कि ये जो मैक्रो लेवल पे जो हम बातें करते हैं बार बार कि इंटरेस्ट रेट कब कम होगा तभी ये स्टॉक्स चलेंगे, उसका एक्चुअली में कोई कोई इंपैक्ट पड़ता नहीं है हर एक इंडिविजुअल बिजनेस के ऊपर। आपको एट द एंड हर एक बिजनेस को इंडिविजुअली एनालाइज करना पड़ेगा उसकी सिचुएशन को समझने के लिए, क्योंकि कोई भी इवेंट हो, चाहे इंटरेस्ट रेट बढ़े या कम हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हर एक बिजनेस पे सेम इंपैक्ट पड़ेगा। किसी पे ज्यादा पड़ेगा, किसी पे बिल्कुल नहीं पड़ेगा, किसी पे कम पड़ेगा। तो एट द एंड आपको तो सारे बिजनेस को देखना है उसको समझने के लिए। तो मैक्रो लेवल पे जो हम ये बातें करते हैं या इतना ज्यादा उस पर फोकस करते हैं, उसका कोई मीनिंग रह नहीं जाता है। क्योंकि इसी अगर आप 2-3 हफ्ते का ये टाइम देखो, तो 5 स्टार का जो स्टॉक है, 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस का, उसने अपना हाई लगाया था और अभी वो बिल्कुल लो के आसपास खड़ा है। तो ऐसा तो है नहीं कि 2-3 हफ्ते पहले इंटरेस्ट रेट कम हो गए थे और अब वापस से बढ़ गए हैं। तो एट द एंड ये सारा किस पे डिपेंड करता है, आपके बिजनेस परफॉर्मेंस के ऊपर। अगर बिजनेस का परफॉर्मेंस अच्छा है, कंसिस्टेंटली अच्छा है, मैनेजमेंट का गाइडेंस अच्छा है, तो मे बी 3 महीने स्टॉक ना चले, 6 महीने स्टॉक ना चले, बट एट द एंड उसका स्टॉक चलेगा, मार्केट उसके स्टॉक को परफॉर्म करेगा। इस पे डिपेंड नहीं है ये कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तभी चलेगा या इंटरेस्ट रेट कम होगा तभी चलेगा। जैसे अगर आप बैंकिंग में ही देखो तो पूरा बैंकिंग नहीं चला, करूर वैसा बैंक का स्टॉक 50% रिटर्न दे गया 1 साल के अंदर, तो ऐसा तो है नहीं कि उसके लिए इंटरेस्ट रेट कम हो गए। या फेडरल बैंक का स्टॉक वो 25-30% रिटर्न दे गया, उसके लिए भी इंटरेस्ट रेट कम नहीं हुए। वो तो सब पूरे प्लेयर, सब इंडस्ट्री के लिए सेम है। तो फोकस किस पे करना है, माइक्रो लेवल पे, बिजनेस स्पेसिफिक। मैक्रो को ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करना है। सो वही पॉइंट बनता है। तो इंटरेस्ट रेट पे कंपनी कह रही है कि कोई खास ज्यादा बेनिफिट मिलेगा नहीं हमको आने वाले टाइम में। देन कंपनी ने शेयर किया अपना ब्रांच वगैरह का कैसा इनका स्ट्रक्चर रहता है। सो कंपनी कह रही है कि जब भी हम कोई नया ब्रांच ओपन करते हैं तो इनिशियली बहुत कम एम्प्लॉयज रहते हैं, हार्डली 3 से 4 लोन ऑफिसर, एक ब्रांच मैनेजर, एक अंडर राइटिंग वाला प्लेयर। देन ग्रेजुअली जैसे जैसे वो ब्रांच ग्रो करता है, फिर हम कलेक्शन टीम को हायर करते हैं। एंड देन ऑफकोर्स जब उसका साइज बढ़ जाता है तो जैसे बाकी कंपनीज करती है, ये भी अपने उसको शिफ्ट कर लेती है, कुछ पार्ट जो है वो दूसरे ब्रांच में शिफ्ट कर लेती है। इनके ब्रांचेस का जो ब्रेक इवन है वो 8 से 9 महीने का रहता है। तो कंपनी कह रही है कि ओपेक्स अगर आप देखो, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस जो है हर एक ब्रांच का ऑन एन एवरेज 25 लाख रहता है एनुअली। 25 लाख का ओपेक्स होता है हर एक ब्रांच का ऑन एन एवरेज। डिपेंड करता है किसी में थोड़ा सा ज्यादा, किसी में थोड़ा सा कम, कि किस लोकेशन पे है, कितना साइज है ब्रांच का और रेंट वगैरह क्या कॉस्ट पड़ती है। तो कंपनी कह रही है कि इस ब्रेक इवन को या इस एक ब्रांच का जो प्रोग्रेस रहता है उसको इन्होंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। पहला कैटेगरी होता है ऑपरेशनल कैटेगरी, यानी कि जो पहला साल है उस ब्रांच का, उसमें इनका फोकस होता है कि वो जो ब्रांच है वो पर मंथ एटलीस्ट 75 से 80 लाख का पर मंथ डिसबर्समेंट करे। तो ये उसका फर्स्ट फेस होता है। सेकंड फेस होता है जब वो ब्रांच 1 ईयर से 3rd ईयर के फेस में होता है, कैटेगरी में होता है। उसमें वो जो ब्रांच है वो पर मंथ 1 करोड़ से लेकर के 1.10 करोड़ के बीच में पर मंथ डिसबर्स करता है। और जब वो ब्रांच मैच्योर हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, 3 साल से ज्यादा का टाइम हो जाता है उस ब्रांच को, तब वो पर मंथ 1 करोड़ 20 लाख के आसपास डिसबर्स करता है। सो ये पूरा प्रोग्रेस रहता है ब्रांच का। अब कंपनी कह रही है कि हमारा जो बिजनेस मॉडल है उसमें हम कभी भी ब्रांचेस को लोन का टारगेट नहीं देते हैं, एयूएम का टारगेट नहीं देते कि आपको हर महीने इतना लोन तो देना ही है। हमारा जो फोकस रहता है वो वॉल्यूम के ऊपर रहता है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगेन इस तरीके के मॉडल्स में। कंपनी कह रही है कि हमारा टारगेट रहता है, हमारा फोकस रहता है कि आप पर मंथ वॉल्यूम कितना डिलीवर कर रहे हो। तो ऑन एन एवरेज इनका कहना है कि एक जो ब्रांच है वो 10 से 12 लोन एप्लीकेशंस अप्रूव करता है, यानी 10 से 12 लोगों को लोन देता है मंथली बेसिस पे। जब कोई अच्छा ब्रांच बन जाता है, अच्छी परफॉर्मेंस होती है, तो उसका नंबर 12 से 13 चला जाता है। एंड जैसे ही वो मेच्योर हो जाता है, काफी एफिशिएंट हो जाता है, तो 17 से 18 डिसबर्समेंट वो करता है मंथली बेसिस पे। और अगर आप इनका टिकट साइज देखो तो टिकट साइज कितना है, 10 लाख का टिकट साइज है। तो 10 लाख का एवरेज टिकट साइज, और अगर आपने 10 से 12 लोन दिया पर मंथ, तो आपका 1 करोड़ 20 लाख के आसपास का एवरेज मंथली डिसबर्समेंट हो जाता है। तो उसको ये ट्रैक करते हैं नंबर वाइज, वॉल्यूम वाइज। टिकट साइज अगर आप बढ़ाते जाओगे तो आपका एक्सपोजर बढ़ जाएगा, आपका रिस्क बढ़ जाएगा, जो माइक्रो फाइनेंस में भी हमने देखा कि माइक्रो फाइनेंस में पहले कंपनीज जो है वो 35-40,000 का एवरेज टिकट साइज होता था, बट पिछले कुछ टाइम में आप देखोगे तो एवरेज टिकट साइज बढ़ के 60,000-65,000 तक चला गया। तो कस्टमर्स का, बोरोवर्स का इनकम तो इतना नहीं बढ़ा, लेकिन आपने लोन का साइज इतना बढ़ा दिया, तो डेफिनेटली ओवर लेवरेजिंग हुई, और उसी का प्रॉब्लम अभी पूरे सेक्टर पे चल रहा है। तो उसको, रिस्क को काफी अच्छे से मैनेज करके चल रही है कंपनी। देन इनका कहना है कि अभी जो इनके 60% जो इनका बिजनेस है वो इनके उन ब्रांचेस से आता है जो 3 साल से ज्यादा के टाइम से पुराने हैं।
20% इनका बिजनेस आता है जो 1 से 3 साल से पुराने ब्रांचेस हैं, और जो 1 साल से कम टाइम के पुराने ब्रांचेस हैं। देन बीटी रेट की अगर हम बात करें, बीटी रेट क्या होता है? बैलेंस ट्रांसफर। मतलब मैंने एक कंपनी से लोन लिया, अब मुझे लग रहा है कि इसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, दूसरी कंपनी मुझे कम रेट पे ऑफर कर रही है, तो मैं अपने बैलेंस जो मेरा लोन है उसको मैं ट्रांसफर कर लेता हूँ दूसरी कंपनी में। इस कंपनी का अगर आप बैलेंस ट्रांसफर देखोगे तो पिछले 2 साल से स्टेबल है, 6% के आसपास है। आई थिंक हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट नंबर ये आवास का है, मैंने अभी तक तो और किसी कंपनी का देखा नहीं है। आवास का बैलेंस ट्रांसफर अगर आप देखोगे तो 5% के आसपास है, इनका कितना है? 6%। लेकिन इससे हम ये नहीं बोल सकते कि आवास अच्छा है और इंडिया शेल्टर खराब है। क्यों? क्योंकि आपको यील्ड भी देखना है, अगेन वही पूरा पिक्चर देखना है, एक पैरामीटर नहीं देखना है। आवास का जो यील्ड है वो 13% है, इंडिया शेल्टर का जो यील्ड है वो 15% है। तो ऑफकोर्स इंडिया शेल्टर का बैलेंस ट्रांसफर भी ज्यादा होगा, ज्यादा लोग स्विच करेंगे दूसरी कंपनीज की तरफ। सो वो पूरा पॉइंट बनता है। और इनकी मैनेजमेंट बोल रही है कि अगले आने वाले सालों तक हमारा फोकस यही है कि इस बैलेंस ट्रांसफर के रेट को इसी 6% के आसपास हम मेंटेन रखेंगे। देन रिस्क वाइज अभी ये भी कंसर्न चल रहा है, मतलब हम क्या करते हैं, मेनली जनरलाइज करते हैं चीजों को। जैसे इंटरेस्ट रेट वाला पार्ट था कि इंटरेस्ट रेट कम होगा तभी ये स्टॉक चलेंगे। अभी एक और आप चीज देखोगे कि क्या बातें चल रही हैं कि माइक्रो फाइनेंस में प्रॉब्लम आया तो उसका मतलब हो सकता है कि हर एक सेगमेंट के अंदर प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगा। सो एक कंसर्न क्या चल रहा है कि जिन कंपनीज का लैब का पोर्टफोलियो है, लोन अगेंस्ट पोर्टफोलियो वाला, और जो स्मॉलर टिकट साइज को लोन दे रहे हैं, वो कस्टमर मेनली सेम कस्टमर हो सकता है जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज का भी कस्टमर हो। तो उसका मतलब क्या कि उनका भी एनपीए बढ़ सकता है। अब इंडिया शेल्टर का लोन अगेंस्ट पोर्टफोलियो प्रॉपर्टी वाला जो पार्ट है वो 40% है इनके टोटल लोन बुक का। तो उस पे कंपनी का कहना है कि हमारा जो बिलो 5 लाख का जो टिकट साइज है वो टोटल 8% कॉन्ट्रीब्यूट करता है हमारे लैप वाले पोर्टफोलियो में। एंड कंपनी कह रही है कि हमें इसमें कोई कंसर्न देखने को नहीं मिल रहा है टिकट साइज वाइज। इनफैक्ट हमारा जो स्मॉलर टिकट साइज है उसका जो एसेट क्वालिटी है, उसका जो कस्टमर का डिसिप्लिन है, वो बिल्कुल सिमिलर है हमारे लार्जर टिकट साइज के कंपैरिजन में। मतलब जो 10, 12, 15 लाख का टिकट साइज का लोन है, एंड कंपनी काफी प्रूडेंटली इसको मैनेज कर रही है। इनका अगर आप लोन टू वैल्यू रेशियो देखोगे लैप वाले पोर्टफोलियो के अंदर तो 40-45% का लोन टू वैल्यू रेशियो है। मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका प्रॉपर्टी का वैल्यू 14-15 लाख है तो आपको जो मैक्सिमम लोन मिलेगा वो 6-7 लाख का ही मिलेगा। तो काफी कंजर्वेटिव अप्रोच है इस कंपनी की, इसीलिए कंपनी कह रही है कि हमको इसमें कोई रिस्क देखने को नहीं मिल रहा है। हमारा तो मतलब अच्छा पोर्टफोलियो परफॉर्म कर रहा है, एसेट क्वालिटी बिल्कुल वैसी ही है जैसे लार्जर टिकट साइज में हमारी है। देन अब स्ट्रक्चरली अगर आप देखोगे तो लैब का जो पोर्टफोलियो होता है उसका एनपीए का नंबर थोड़ा सा ज्यादा होता है कंपेयर टू होम लोन, बिकॉज होम लोन ऑफकोर्स आपका खुद का घर है, तो वहां पे आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपका जो प्रायोरिटी है, जो डिसिप्लिन है, वो थोड़ा थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। लैब जो है वो अगेन या तो आप अपने शॉप वगैरह के अगेंस्ट में लेते हो, या अगर आपको कोई दूसरा एडिशनल घर है उसके अगेंस्ट में लेते हो तो थोड़ा सा आप वहां पे कैजुअल बिहेवियर एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो उसमें थोड़ा सा डेलिक्वेंसी ज्यादा है इस कंपनी के लिए भी, और ये सेक्टर सेक्टर वाइज है। हर एक कंपनी का आप देखोगे तो लैब पोर्टफोलियो में थोड़ा सा एनपीए का नंबर ज्यादा रहता है। देन कंपनी कह रही है कि हमको जो काम करना है, हमको जो इम्प्रूवमेंट करना है एमपी के अंदर, वो पूरे कलेक्शन वाले पार्ट के ऊपर करना है, पोर्टफोलियो स्पेसिफिक नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि होम लोन में प्रॉब्लम है तो वहां पे काम करना है, या लैब वाले पोर्टफोलियो में प्रॉब्लम है तो वहां पे काम करना है। हमको पूरा कलेक्शन पार्ट हमारा इंप्रूव करना है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है। तो उसको लेकर के हम फोकस कर रहे हैं, और वो अगले 3 से 6 महीने के अंदर होगा। देन कंपनी का कहना है कि जो एमपी में मेन प्रॉब्लम है, अगेन वही वो ऑपरेशनल इशू है, कंपनी का खुद का इशू है। एक्सटर्नली ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है एमपी में, वो अच्छा स्टेट रहा है, काफी टाइम तक अच्छा परफॉर्म किया है हमारे लिए। तो ये इंटरनल इशू आया जिसको हम अगले 1 से 2 क्वार्टर में रिजॉल्व कर लेंगे। देन ग्रोथ वाइज अब अगेन वही वाला कंसर्न आ जाता है कि माइक्रो फाइनेंस का आप ग्रोथ देखो तो अब धीरे धीरे नेगेटिव ग्रोथ आती जा रही है उस सेक्टर के अंदर। और अगेन वो कंसर्न चल रहा है कि इससे जो बाकी लैंडिंग बिजनेसेस हैं, बाकी के सेगमेंट्स हैं, उन पे भी इंपैक्ट पड़ सकता है। क्रेडिट ग्रोथ जो पहले इंडस्ट्री का 15-18% था, अब एक्सपेक्टेड हो रहा है कि 10% पे आ जाएगा, या उससे भी नीचे आ सकता है इवन, इस तरीके का सेंटीमेंट चल रहा है। तो ये कंपनी बिल्कुल उसको डिनाई कर रही है। क्यों डिनाई कर रही है? वही जो हमने अभी बात करी कि हमको बिजनेस स्पेसिफिक देखना है, हर एक बिजनेस का अलग मॉडल होता है। तो इंडिया शेल्टर की मैनेजमेंट क्या बोल रही है कि हमारा जो मॉडल है वो बहुत अलग है। ये जो हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री है ये बहुत डिफरेंट है कंपेयर टू माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री, क्योंकि जो अनसिक्योर्ड लोन है, जो अनसिक्योर्ड बोरोअर है, उसकी अर्जेंट नीड होती है, इमीडिएट नीड होती है। मतलब अनसिक्योर्ड लोन कभी भी आप ऐसा नहीं होता है कि 6 महीने पहले प्लान करते हो या 1 साल पहले प्लान करते हो। अनसिक्योर्ड लोन आपको 1 महीने या 2 महीने के अंदर आपका प्लान बनता है एंड आप उसको इमीडिएटली अप्रूव करवा लेते हो। लेकिन जो आपका ये हाउसिंग फाइनेंस वाला जो लोन है, होम लोन वाला जो पार्ट है,
ये आपका एक ड्रीम होता है कि मुझे खुद का एक घर लेना है, एंड स्पेशली जो ये इस कैटेगरी के कस्टमर्स हैं जो अफोर्डेबल सेगमेंट में आते हैं, इनका ये काफी टाइम से ड्रीम होता है कि हमको एक खुद का घर लेना है। एंड उसके लिए ये कस्टमर क्या करते हैं, पूरी प्लानिंग करते हैं। पहले ये खुद का इक्विटी बिल्ड करते हैं, बिकॉज पूरा तो आपको लोन मिलेगा नहीं, तो खुद का आप सेविंग करते हो, कैपिटल बिल्ड करते हो। फिर उसके बाद में आप एक प्रॉपर्टी देखते हो, सेलेक्ट करते हो प्रॉपर्टी को, और उसके बाद ये जो कंपनीज है, होम लोन कंपनी जैसे होम फर्स्ट है, इंडिया शेल्टर है, इनको आप अप्रोच करते हो। तो एक पूरी प्लानिंग एक पूरे प्रोसेस के साथ में होता है, और इसमें डिमांड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। 12-13% का मॉर्गेज टू जीडीपी है इंडिया में, और उसमें भी आप अफोर्डेबल स्पेस में जाओगे तो और ज्यादा अंडर पेनेट्रेशन है। तो ये कस्टमर का जो साइकी है वो बहुत डिफरेंट होता है कंपेयर टू माइक्रो फाइनेंस या अनसिक्योर्ड बोरोवर, एंड इसीलिए इसमें ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा। मैनेजमेंट बोल रही है, इनफैक्ट इस क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो बहुत सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज इंक्लूडिंग इंडिया शेल्टर, उन्होंने अपनी हिस्ट्री में सबसे हायर डिसबर्समेंट किया है इस क्वार्टर के अंदर। तो ग्रोथ वाइज हमको कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा, आने वाले कई सालों तक हम ग्रोथ कर सकते हैं। देन कंपनी कह रही है कि रीजन वाइज भी हमारा कोई फोकस नहीं है कि हमको सिर्फ नॉर्थ में ग्रो करना है या वेस्ट में ग्रो करना है, अक्रॉस इंडिया हमको ग्रो करना है। इसके लिए हमने 15 स्टेट्स में ऑलरेडी अपनी प्रेजेंस बढ़ा ली है। अब अगला हमारा टारगेट है कि यहाँ पे डीपर और पेनिट्रेट करना है। देन ओपेक्स इनका कैसे प्ले होगा, ऑपरेटिंग लेवरेज कैसे आगे आने वाले सालों में मिलेगा कंपनी को। तो अगर आप देखोगे तो इंडिया शेल्टर का टारगेट है कि 40 से 42 ब्रांचेस इनको ऐड करने हैं हर एक साल के अंदर। पिछले साल इनके टोटल ब्रांचेस थे 180 के आसपास, उस बेस के ऊपर इन्होंने 42 ब्रांचेस ऐड करें। अब इस बेस के ऊपर ये फिर से 40 से 42 ब्रांचेस ऐड कर रहे हैं। अगले साल ये 270 के आसपास इनका बेस बन जाएगा ब्रांचेस का, उसके ऊपर फिर से 40 से 42 ब्रांचेस ऐड करेंगे। तो ये क्या हो रहा है कि आपका ब्रांच जो आप फ्रेश ऐड कर रहे हो वो 40 से 42 ही कर रहे हो, तो जो आपकी फिक्स कॉस्ट है वो नहीं बढ़ रही है, मतलब फिक्स कॉस्ट आपकी उतनी है। लेकिन जो आपका एयूएम का बेस है, लोन बुक का जो बेस है वो बढ़ता जा रहा है, बिजनेस बढ़ता जा रहा है। क्यों? जो आप नए ब्रांचेस ऐड कर रहे हो वो भी बिजनेस करेंगे, उनका वो लोन बुक लेकर के आएंगे। तो जब आप परसेंटेज टर्म में देखोगे तो आपका जो खर्चा है, जो एक्सपेंसेस है, वो कम होता रहेगा एंड आपका बिजनेस ग्रो करता रहेगा। तो ऑटोमेटिकली आपको क्या मिलेगा? ऑपरेटिंग लिवरेज मिलेगा। और अगर आपने एसेट क्वालिटी को मेंटेन करके रखा, जो कि होना चाहिए क्योंकि एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, तो अगर एसेट क्वालिटी में ज्यादा कुछ ऐसा डिटोरिएशन नहीं होता है, तो आप बॉटम लाइन में देखोगे कि एक बहुत सॉलिड ग्रोथ आएगा। मतलब लोन बुक का ग्रोथ तो 35-36% आएगा, पैड ग्रोथ इससे बहुत ज्यादा अच्छा रह सकता है। सो यहां से इनका ये ऑपरेटिंग लिवरेज प्ले होने का चांस है। इस साल के लिए मैनेजमेंट कह रही है कि हमारा पिछले साल जो ओपेक्स टू एयूएम था वो 4.5% था। इस साल हमारा एक्सपेक्टेशन है कि 4.25% के आसपास आ जाएगा हमारा ओपेक्स टू एयूएम। और अगले कुछ सालों तक कंपनी कह रही है कि हर साल 20 से 25 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट आएगा हमारे ओपेक्स टू एयूएम के अंदर। कहां से आएगा वो अभी हमने डिस्कस किया। सो ये एक और ग्रोथ लीवर देता है इंडिया शेल्टर को। देन आरओई, ऑफ कोर्स कोई भी बिजनेस हो, अगर उसको प्रीमियम वैल्यूएशन चाहिए मार्केट से सस्टेनेबल बेसिस पे, तो उसका आरओई अच्छा होना चाहिए। इस कंपनी का आरओई जो है वो 13% था। इन्होंने लास्ट ईयर दिसंबर में इक्विटी रेस किया था, आईपीओ आया था, जिससे इनका लेवरेज जो है वो अभी काफी कम है, 2.6 के आसपास का लेवरेज है। सो कंपनी कह रही है कि पिछले 2 क्वार्टर में अगर आप देखो तो हमारा आरओई 13% से बढ़कर के 14.8% तक आ गया है। हमारा ये मानना है कि लेवरेज जैसे जैसे हमारा बढ़ेगा, क्योंकि ग्रोथ को लेकर के हम बुलिश हैं, 30 से 35% पे ग्रो हम करते रहेंगे, तो लेवरेज हमारा बढ़ेगा और हर एक क्वार्टर में हम 10 to 15 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने आरओई के अंदर। तो आरओई कॉन्स्टेंटली इंप्रूव होगा एंड ये अगले 2-3 साल तक प्ले होगा। तो 2-3 साल में कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि हमारा लेवरेज बढ़ करके 4.5% तक चला जाएगा और आरओई का नंबर 16.5 से 17% तक आ जाएगा। होम फर्स्ट का आप आरओई देख लो, आई थिंक 13% के आसपास का आरओई था, जिसका ग्रोथ अच्छा था, लेकिन एसेट क्वालिटी भी अच्छी थी, लेकिन मार्केट से वो रिवॉर्ड नहीं मिलता था स्टॉक को। आरओई उसका इंप्रूव होकर के 16-17% तक गया एंड ऑफ कोर्स आप स्टॉक भी देख सकते हो कि कितना अच्छा रिवॉर्ड मिला उसके स्टॉक को। सिमिलरली इंडिया शेल्टर के लिए भी ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं, मल्टीपल लीवर्स हैं। एक तो आपका ग्रोथ कांस्टेंट, आप ग्रोथ को लेकर के बुलिश हो 35%, एसेट क्वालिटी पे भी मैनेजमेंट का ठीक ठाक सा गाइडेंस है। देन दूसरा आरओई इंप्रूवमेंट का लीवर हमको समझ में आता है। ओपेक्स टू एयूएम आपका कम होगा तो क्या होगा? ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स है जो इसके स्टॉक को और ज्यादा ल्यूक्रेटिव बनाता है। देन रिस्क वाइज कंपनी का कहना है कि सबसे बड़ा रिस्क तो हमको इंडस्ट्री में यही लगता है कि डिमांड कम हो जाए हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री में। लेकिन जिस तरीके का अभी करंट सिनेरियो है, नियर फ्यूचर में हमको ये कुछ ऐसा रिस्क लगता नहीं है। अगला 3 साल, 4 साल, 5 साल हमारा एक्सपेक्टेशन है कि डिमांड बहुत स्ट्रांग रहेगा, ग्रोथ काफी अच्छी रहेगी।
दूसरा रिस्क इसमें इस बिजनेस में हो सकता है लाइबिलिटी को लेकर के, बिकॉज जैसे आप बिजनेस को स्केल करते हो तो आपको लाइबिलिटी अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए एक बिजनेस को। और तीसरा रिस्क है पीपल रिस्क, मतलब मैन पावर का रिस्क, जो इनका एमपी के अंदर जो केस हुआ। तो अगर कोई एक जो बिजनेस है इस इंडस्ट्री के अंदर वो प्रूडेंटली इन दोनों पार्ट को अच्छे से मैनेज कर ले अगले कुछ सालों तक, तो ग्रोथ बहुत स्ट्रक्चरल ग्रोथ है। वही बात है कि अंडर पेनिट्रेशन इतना ज्यादा है कि आप अगला 5-10 साल अच्छे हाई पेस पे ग्रो कर सकते हो कंसिस्टेंटली। देन कंपनी का गाइडेंस क्या है, अगले 5 साल के लिए इन्होंने गाइडेंस दिया है कि हम 35% के रेट से ग्रो करते रहेंगे। इसीलिए एक्चुअली मुझे होम फर्स्ट भी काफी अच्छा लगता है, बिकॉज 1-2 साल पहले तक भी अगर आप उनका गाइडेंस देखोगे तो मैनेजमेंट 30% का ग्रोथ गाइडेंस देती थी अगले 3-4 साल के लिए। अभी भी उनकी मैनेजमेंट बोलती है कि हम 30% पे ग्रो कर सकते हैं अगले 2-3 साल तक। इसका मतलब क्या है कि मैनेजमेंट बुलिश है, मैनेजमेंट में भूख है ग्रोथ का। सेक्टर तो ऑफकोर्स 10-15% पे ग्रो कर ही रहा है, लेकिन ये जो कंपनीज हैं ये सेक्टर से को भी 1 टाइम 2 टाइम आउट परफॉर्म कर रही है, तो ये एक और बेटर डील बनता है इन बिजनेसेस के अंदर। देन प्रोडक्टिविटी वाइज इंडिया शेल्टर का कहना है कि हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो इंप्रूव होगा। डिसबर्समेंट अभी ये 270 करोड़ के आसपास कर रहे हैं पर मंथ। कंपनी का कहना है कि आगे चल के ये 300 करोड़ तक जाएगा। कैसे जाएगा, अगेन दो फैक्टर हैं। पहला तो जो एग्जिस्टिंग ब्रांचेस इन्होंने मतलब जो एग्जिस्टिंग ब्रांचेस हैं इनके, जो अभी कुछ टाइम में इन्होंने ऐड करे हैं, उनमें इंप्रूवमेंट आएगा, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। दूसरा, जो ये हर साल 40 से 42 ब्रांचेस ऐड कर रहे हैं वो भी और एडिशन करेंगे, तो 300 करोड़ के डिसबर्समेंट पे कंपनी पहुंचेगी। अब कंपनी का कहना है कि हम हमारे प्रोडक्टिविटी को दो तरीके से मेजर करते हैं। तो ये एक्चुअली इंडिया शेल्टर के कॉन कॉल में काफी अच्छी इंसाइट्स मिलती है। ये कंपनी जो है ये अपने ब्रांच, हर एक ब्रांच को ये कैसे मैनेज करते हैं, कैसे उसको मेजर करते हैं, वो इंसाइट्स काफी अच्छी शेयर करते हैं। तो इन्होंने शेयर किया है कि दो तरीके से ये मेजर करते हैं अपने ब्रांच की प्रोडक्टिविटी को। पहला तो रहता है कि हर एक ब्रांच का ऑन एन एवरेज 25 to 30 मंथली बेसिस पे लोन एप्लीकेशंस आते हैं, और उन 25 से 30 लोन एप्लीकेशंस में से 10 to 11 जो लोन एप्लीकेशंस है वो इंप्रूव होती है। तो हम ये दोनों नंबर ट्रैक करते हैं कि क्या लोन एप्लीकेशन 25 to 30 आ रही है। अगर 25 to 30 नहीं आ रही है तो इसका मतलब एफर्ट में प्रॉब्लम है, आप और ज्यादा लीड लेके नहीं आ पा रहे हो। दूसरा, अगर 25 to 30 लीड आ रही है और उसमें से अगर आप 10 to 11 अप्रूव नहीं कर पा रहे हो, 10 to 11 कस्टमर्स को डिसबर्स नहीं कर रहे हो मंथली बेसिस पे, तो इसका मतलब जो आप लीड लेकर के आ रहे हो वो क्वालिटी लीड नहीं है। तो फिर हमारा फोकस रहता है कि वो ब्रांच जो है वो अपनी क्वालिटी के ऊपर काम करे। तो इन दोनों तरीके से ये मेजर करते हैं। एंड इसके बाद में अगर हम लास्टली क्रेडिट कॉस्ट पे बात करें, तो मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि अगले 2-3 साल तक हमारा क्रेडिट कॉस्ट जो है वो 40 से 50 बेसिस पॉइंट का ही रहेगा। इस साल भी यही गाइडेंस है। एंड इनफैक्ट इनकी कोशिश ये रहेगी कि इसको और ज्यादा इंप्रूव किया जाए, यानी एसेट क्वालिटी पे भी पॉजिटिव गाइडेंस दिया है मैनेजमेंट ने। तो ये पूरा रिजल्ट और कॉनकॉल वाला पार्ट था इंडिया शेल्टर का। अब कितने सारे फैक्टर्स, लीवर्स हमने डिस्कस किए, चाहे वो लोन बुक का ग्रोथ हो या आपका आरओई का इंप्रूवमेंट हो, ओपेक्स हो रिडक्शन हो जिससे आपको ऑपरेटिंग लिवरेज मिलेगा, एसेट क्वालिटी की स्टेबिलिटी हो। सो ये सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसको देख करके काफी अच्छा ल्यूक्रेटिव बिजनेस लगता है। एंड अगर आप अपॉर्चुनिटी वाइज भी देखोगे तो इस पूरे हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में हमने आवास, एप्टस, आधार, इन सारी कंपनीज को कवर किया। और सबसे अगर आप कंपेयर करोगे तो एक बहुत अच्छी डील निकल करके आती है इंडिया शेल्टर में, क्योंकि ग्रोथ में बाकी जितने भी बिजनेसेस हैं उनका बहुत कम ग्रोथ है, 20-25% के आसपास का ग्रोथ है। इंडिया शेल्टर 35% पे ग्रो कर रहा है और अगले 5 साल तक का गाइडेंस है कि 35% के रेट पे ही ग्रो करेंगे। दूसरा पॉइंट, अगर हम आरओई की बात करें तो इसका आरओई जो है वो आवास से ऑलरेडी काफी अच्छा है, 15% का आरओई है इसका ऑलमोस्ट। आवास का आरओई अभी इंप्रूव होना स्टार्ट हुआ है। देन तीसरा पॉइंट क्या आता है, ऑपरेटिंग लिवरेज। सो उनमें से किसी भी बिजनेसेस को ऑपरेटिंग लिवरेज नहीं मिल रहा। इंडिया शेल्टर का हमको क्लियरली समझ में आता है कि अभी भी ऑपरेटिंग लिवरेज है, प्लस आने वाले कुछ सालों तक भी ऑपरेटिंग लिवरेज कंसिस्टेंटली मिल सकता है। आवास का वैसे थोड़ा बहुत चांस बनता है क्योंकि उनका जो इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट था वो अब खत्म हो चुका है, जो वो टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट कर रहे थे। सो उनको थोड़ा बहुत ऑपरेटिंग लिवरेज मिल सकता है, लेकिन आवास का लोन बुक का ग्रोथ सिर्फ 20-22% है, तो ऑपरेटिंग लिवरेज भी कितना ही ज्यादा मिल जाएगा उस कंपनी को। इनका तो लोन बुक ही 35-36% पे ग्रो कर रहा है, तो ऑपरेटिंग लिवरेज के साथ में ऑब्वियसली 40% से ज्यादा का पैड ग्रोथ ये कंपनी कर सकती है अगले कुछ सालों तक। सो ये सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं। और उसके साथ में अगर आप इनका प्राइस टू बुक देखो, वैल्यूएशन देखो, स्टॉक का सिर्फ 3 का प्राइस टू बुक है। एप्टस का प्राइस टू बुक 4.2, आधार का 3.5 के आसपास, आवास का 3.2 3.3 के पास आसपास। एंड परफॉर्मेंस इन सब की कम है कंपेयर टू इंडिया शेल्टर। सो इसीलिए इंडिया शेल्टर एक लुक्रेटिव डील लगता है पूरे हाउसिंग फाइनेंस स्पेस के अंदर। अब होम फर्स्ट को हम कवर करेंगे कुछ टाइम में, एंड आई थिंक स्टार हाउसिंग फाइनेंस है उसको भी इस क्वार्टर में ट्राई करेंगे कवर करने का। बट अपॉर्चुनिटी वाइज अगर हम देखें तो डेफिनेटली इंडिया शेल्टर सबसे बेस्ट प्ले लगता है पूरे स्पेस के अंदर।
बाकी ट्रैकिंग तो कंटिन्यू रहेगा इन कंपनीज का, एंड आपके जो डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।